और इसके अलावा प्रेपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, और प्रैक्टिस के हवाले से क्या करना चाहिए। स्टडीज के दौरान जो है ना वो आप अर्निंग भी करते रहेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो जॉब भी मिल जाएगी। तो एएमसी में होने का ये फायदा है। दूसरे नंबर पे जो है ना वो दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं बताना चाहता था वो ये था कि जो सीएमएच हमारे पास होता है ना, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 100% प्राइवेट नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो प्राइवेट ही है। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो जिस तरह हम कह सकते हैं कि प्राइवेट की अगर 25 लाख पर जो है ना वो ईयर अभी एक पर ईयर की जो है फी है, तो सीएमएच में ये हो जाता है कि तकरीबन आपके पास 19 या 18 लाख जो है ना वो आपके पास पर ईयर की फी होती है। तो मतलब थोड़ा सा ही फर्क होता है टोटल प्राइवेट के अंदर और सीएमएच के अंदर। तो हमारे पास जो है ना वो नाम्स के टेस्ट के थ्रू हमारे पास दो पाथ होते हैं। नंबर वन हमारे पास एएमसी, नंबर टू हमारे पास सीएमएच। और सीट्स के हवाले से मैं बता दूं कि हमारे पास जो एएमसी की सीट्स होती है ना वो काफी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि नाम्स का टेस्ट जो है ना वो थ्रू आउट द पाकिस्तान सिर्फ एक ही टेस्ट बनना है, जो कि पूरे पाकिस्तान के सब बच्चों ने देना है। उसके हवाले से जो है ना वो बताता चलूँ कि हमारे सिविलियंस के लिए जो है ना वो तकरीबन आई थिंक 100 या लेस देन 100 जो है ना वो सीट्स अवेलेबल होती हैं एएमसी में। सीएमएच के लिए काफी सारी सीटें होती हैं, उसके मसला नहीं होता। लेकिन एएमसी के लिए जो है ना वो सीटें बहुत कम होती हैं, तो इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि नम्स का मेरिट जो है ना वो हमारे एमडी कैड के मेरिट से काफी हाई होता है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका जो साइकोलॉजिकल वाला पोर्शन है ना, उसके हवाले से स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर वो हम जो है ना वो इतने लिमिटेड टाइम में हम कैसे सॉल्व कर लेंगे 100 एमसीक्यूज को। तो देखें, जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसके एमसीक्यूज जनरली इस तरह से आते हैं कि आपके जो जिससे हम कह सकते हैं बेसिक मैनर से रिलेटेड हो सकते हैं। उसके अलावा आपका बेसिक एटीट्यूड उसके हवाले से भी हो सकते हैं, या आपके रूटीन के हवाले से भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब इस तरह से आपका जो सिलेबस होता है ना उसमें से वो एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं आते, वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जैसा कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन होते हैं। और एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर मैं जो है ना वो एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो वहां पर अगर सोशल सवाल पूछे जाते हैं तो मैं वहां पे जवाब दे सकूंगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते कि आपसे जो है ना वो किस तरह से सोशल रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे जनरली आपकी ही पर्सनैलिटी के मुताबिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह के एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारे 2023 के अंदर जब मैंने नम्स का पेपर दिया था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि विल यू डू सुसाइड इफ यू डू नॉट गेट एडमिशन इन द एएमसी। तो इसका जो है ना वो आंसर हमें जो है ना वो इस तरह से देना होता है कि पॉजिटिव वे में, कि मिसाल के तौर पर सुसाइड जो है ना वो एक बुरी चीज है, इस्लाम ने उसकी ममानत की है। तो एक बुरी चीज है तो हमें जो है ना वो पॉजिटिव रहकर एक आंसर देना होगा, जिसका आंसर होगा डेफिनेटली नॉट। तो मैंने जो है ना वो डेफिनेटली नॉट को मार्क किया होता है। और जहां तक बात है एमसीक्यूज की तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइकोलॉजी वाले पोर्शन की कोई आंसर की नहीं होती। वो पोर्शन जस्ट आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड होता है, और ये पोर्शन उस टाइम काम आता है जब आपका इंशाल्लाह रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है ना वो आपका जो हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर वो क्या करते हैं कि आपकी जो आंसर शीट होगी ना साइकोलॉजी वाले पोर्शन की आंसर शीट जो है ना वो आपका वाइवा या इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपको उसके सामने होगा। वो एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन मिसाल के तौर पर वही वाला है कि वुड यू डू सुसाइड, तो आपने लिखा होगा डेफिनेटली नॉट। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपने ये आंसर क्या सोच के लगाया था, फिर आप वहां पे जाके जवाब देंगे कि सर जो है ना वो ये इस्लाम में इस तरह से ममानियत है, तो मैं इस तरह की चीजें जो है ना वो नहीं कर सकता। फिर वो जो है ना वो आपको नेक्स्ट रेफर कर देंगे, इंशाल्लाह एडमिशन दे देंगे। तो साइकोलॉजी वाले पोर्शन का टोटली ताल्लुक है आपके इंटरव्यू से, और जो आपका जनरल पोर्शन ना उसका टोटल ताल्लुक है आपके इंटरव्यू से। यानी कि सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा अपना जनरल टेस्ट जो कि 150 एमसीक्यूज का है। तो दूसरे नंबर पे फिर आपको क्लियर करना होगा आपका साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन। और पेपर इस तरह से होता है कि जो है ना सबसे पहले आपको एक आंसर शीट दी जाती है, जिसके अंदर तकरीबन जो है ना वो 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन तो उनको पहले आपको जो है ना वो सॉल्व करने होते हैं। जब आप जो है ना वो 2.5 आवर में जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आपके पास तकरीबन 10 से 15 मिनट एक ब्रेक होती है। उस ब्रेक के बाद जो है ना वो आपको एक दोबारा 100 एमसीक्यूज का एक अलग पोर्शन डिलीवर किया जाता है। उस 100 नंबर वाले पोर्शन को जो है ना वो सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। तो जैसे ही 30 मिनट गुजरते हैं आपको जो है ना वो पोर्शन हैंड ओवर करना होता है उनके। और साइकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए अगेन मैं बता देता हूँ कि आपने जो है ना वो पॉजिटिव वे में रह के, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमैनिटी सोचते हैं ना, कि आप और मैं जिस तरह से नॉर्मल वे में सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, तो आपको जो है ना वो उस तरह से आंसर देने होंगे एज ए पॉजिटिव पर्सन।
आपकी जो है ना वो इनिशियल थॉट उसके बारे में कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको जिस तरह से जनरल ह्यूमैनिटी जैसे सोचती है ना, कि सबको पता है जो है ना वो कि नमाज ना पढ़ना ये गलत चीज है, तो सबको पता है कि ये चीज गलत है, तो आपको जो है ना वो इस तरह से पॉजिटिव वे में रह के क्वेश्चन का आंसर करना होगा। और फिर जो है ना वो आपको कोशिश करना है कि आपने आंसर इस तरह से देना है कि आपको जब आपका इंटरव्यू होने लगे तो आपको वही जो है ना वो आंसर जो है ना वो उनके सामने वही बताने होते हैं। इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप जो है ना वो क्वेश्चंस को, ज्यादातर क्वेश्चन को जो है ना वो डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली यस वाले जो ऑप्शन होते हैं ना वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शन होते हैं साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन के। तो उन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है डेफिनेटली नॉट, नॉट, अनसर्टेन, और डेफिनेटली यस, और सिर्फ यस होता है। तो इस तरह के जो है ना वो आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, आपने कोशिश करने के जो आपको लगे कि ये गलत है तो उसको आपने टिक करना है डेफिनेटली नॉट। जो आपको लगे कि जो है ना वो ये जो है ना वो बिल्कुल ठीक बात की गई है तो आपने करना है डेफिनेटली यस, और जिसका आंसर जो है ना वो आप ना दे पा रहे हैं उसका सिंपल आपने लिख देना है कि अनसर्टेन, कि मुझे जो है ना वो ये इस बारे में जो है ना वो मैं न्यूट्रल हूँ। तो ये एक तरीका होता है साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मजीद एक और बात कि आपने जो है ना वो यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके एक दफा सर्च कर लेना है कि हमें जो है ना वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन का एक सैंपल देना चाहिए, तो वो सैंपल आपको प्रोवाइड कर देंगे। और एक साथ में ये हो सकता है कि वीडियो भी देख लें, कि वीडियो में आपको बताएगा कि किस तरह से जो है ना वो इस पेपर को टैकल करना होता है। तो आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो मेन हर्डल आपकी नहीं होगी, जो मेन पोर्शन है आपका वो है 150 MCQs वाला। तो इंशाल्लाह उसमें आप लोग कोशिश करें कि अच्छा कर लें। और सेकंड बात जो है ना वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेरिट जो है ना वो कितना होता है, तो मेरिट जो है ना वो सीट्स कम होने की वजह से जो है ना वो मेरिट हाई चला जाता है। नॉर्मली जो है ना वो हर साल तकरीबन देखने को मिलता है कि 95% प्लस जो है ना वो एग्रीगेट पे मेरिट जाता है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि 95% प्लस इस तरह से मतलब सिक्योर हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। इवन कि एमडी कैट में भी जो है ना वो इस साल काफी स्टूडेंट्स के जो है ना वो 95 प्लस में जो है ना वो एग्रीगेट आए हैं, तो नम्स में तो उससे भी ज्यादा इजी होता है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा एग्रीगेट आप कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे प्रेपरेशन के हवाले से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें फेडरल की बुक्स को पढ़ के जाना चाहिए या नहीं। देखें, उसका ताल्लुक यह है कि अगर आपने पहले फेडरल की बुक को एक दफा टच किया हुआ है तो दोबारा आप फेडरल की बुक खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। अगर पहले एक दफा रिवीजन कर चुके हैं ना फेडरल की तमाम बुक्स को, फिर जो है ना वो आप दोबारा से वो फेडरल की बुक खोल लें और एक रिवाइज फिर से कर लें। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपने पीछे बिल्कुल सारी अपने प्रोविंस की ही बुक पढ़ी हुई है और फेडरल की कोई बुक टेस्ट नहीं की, तो आपको जो है ना वो अब आपके पास इतना टाइम रह गया, आप कोशिश करें कि अपनी प्रोविंस की बुक का ही रहें, आप फेडरल के ऊपर ना जाएं। और मैक्सिमम जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि लाजमी बायोलॉजी की जो फेडरल की बुक है ना वो नाम्स के टेस्ट के लिए ओब्लिगेटरी होती है, क्योंकि नाम्स का तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं 70% जो है ना वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज आपकी फेडरल बुक से ही बनने होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि आपकी जो फेडरल की बायोलॉजी है वो लाजमी टच करके जाएं। नंबर 2 पे जो है ना वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की जहाँ तक बात आती है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है ना वो जनरल कॉन्सेप्ट ही आते हैं, जैसा कि पावर पावर या वर्क जो है ना वो आपका एक टॉपिक है। तो पावर या वर्क जो है ना वो आप पूरे पाकिस्तान की कोई भी बुक उठा लेना उसमें सेम ही लिखा होता है कि पावर इज इक्वल टू फला फला फला, पावर का यूनिट ये है, किलो वाट आवर किसके बराबर है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यूनिवर्सल हैं, ये हर जगह सेम होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो है ना वो फेडरल की अगर बुक ना पढ़ सकें तो कोई इतना बड़ा मसला हो सकता है। मैंने खुद जो है ना वो 2023 में जब नम्स का पेपर दिया था, तो मैंने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल बायोलॉजी पढ़ के गया था। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो है ना वो मुझे फेडरल के सॉरी नाम से पेपर सॉल्व करते हुए कोई मसला नहीं होता। अलबत्ता हम कह सकते हैं कि फेडरल में जो है ना सॉरी बायोलॉजी के पोर्शन में जो है ना वो मसला हो सकता है आपको, अगर आप फेडरल नहीं पढ़ के जाते तो कोशिश करें कि फेडरल की बुक नम्स के टेस्ट के लिए जरूर पढ़ के जाएं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो है ना वो लाजमी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा देख लें, मतलब कोई चीज़ न्यू लगती है उसको पढ़ लें, याद कर लें, लिख लें। मैंने फीस स्ट्रक्चर के हवाले से ही बता दिया कि सीएमएस का जो है ना वो फीस स्ट्रक्चर तकरीबन जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनके तकरीबन बराबर बराबर ही होता है, और एएमसी की में आपके जो है ना वो तकरीबन स्कॉलरशिप लग जाता है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप इस बात की उम्मीद रखें कि आप एएमसी में ही इंशाल्लाह एडमिशन ले लेंगे। जिन स्टूडेंट्स का जो है ना वो ने नाम्स भी देना है और एमडीकेट भी देना है, तो मैं आपको ये ओपिनियन देता हूँ कि नाम्स का टेस्ट में जो है ना वो एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस कम होते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल है 100 सीट्स, और जबकि आपका एमडी कैट जो टेस्ट है ना उसकी सीट्स हैं तकरीबन 3600, तो एमडी कैट में जो है ना वो एडमिशन होने का चांस ज्यादा है। तो कोशिश करें, अगर आपका जो है ना वो नम्स की तरफ अगर आप तवज्जो दे रहे हैं और आपका एमडी कैट में थोड़ा मसला हो रहा है कि उसकी प्रेपरेशन में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरा जो है ना फोकस हट रहा है, तो आप कोशिश करें कि नम्स के टेस्ट को एज ए प्रैक्टिस ही लें और एमडी के टेस्ट को अपना मेन फोकस बनाएं, क्योंकि आपके पास जो है ना वो जिस चीज़ की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना हमें उस पर ज्यादा जोर लेना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है ना वो नम्स के टेस्ट की आप तैयारी ही छोड़ दें, तैयारी आप करते रहें, लेकिन आपके जहन में इस तरह से होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती विद इन द ड्यू टाइम, तो आपको ये परेशानी होनी चाहिए कि जो है ना वो मेरा नम्स का टेस्ट अगर बुरा हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। देखें, एमटी कैट से पहले नम्स का टेस्ट देने की सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन मेरे जहन में आती है ना, वो ये होती है कि आपको एमटी कैट का पता चल जाता है कि एमटी कैट में जब हम जाएंगे ना, तो इस तरह से हम बैठे होंगे, इस तरह से जो है ना वो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हम जब एग्जाम से पिछली रात जब सोएंगे तो किस तरह से हमारी स्ट्रेस मैनेज किस तरह से करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो है ना वो आपको एमटी कैट के टेस्ट का जो है ना वो एक तरह से नोस्टैल्जिया मिल जाता है, आपको पहले आइडिया हो जाता है कि हाँ, मतलब मैंने जब नम्स का टेस्ट दिया ना, फिर एमटी कैट का टेस्ट भी इसी सीक्वेंस के साथ ही होना है। इंशाल्लाह जब आपका नम्स का टेस्ट अच्छा हो जाएगा तो आपको जो है ना वो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि आप जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं एमटी कैट का टेस्ट भी इजीली क्लियर कर सकता हूँ। सेकंड जो थिंग है वो ये है कि सिलेबस के हवाले से बताता चलूँ कि हमारे टाइम पे नम्स का और एमडी कैट का सिलेबस सेम सेम था, लेकिन अब जो है ना वो मेरे ख्याल में क्योंकि एमडी कैट का सिलेबस चेंज हुआ है तो नम्स का सिलेबस भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ हो। तो वो कोशिश करें कि अगर जिन स्टूडेंट्स का फोकस सारा का सारा नम्स के ऊपर है ना, वो लाजमी चेक कर लें कि, बल्कि सब स्टूडेंट्स ही जो है ना वो चेक कर लें कि नम्स का जो सिलेबस है वो कैसे मतलब प्रेस्क्राइब्ड है, और जो टॉपिक्स जो है ना वो आपको मेंशन्ड है वहाँ पे वो निशान लगा ले, वही टॉपिक्स ही कर लें, एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें से कुछ भी नहीं आता होता। बाकी जो है ना वो आपके जो क्वेश्चंस है वो आप बता दें ताकि मैं उनको डिस्कस कर लूँ। सर जी, नम्स के टेस्ट में जो चैप्टर शामिल हैं वो फुल करने हैं या सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस वो ही करने हैं? देखें, जिस तरह के आपका पीएमडीसी एक सिलेबस अनाउंस करती है ना एमडी कैट के लिए, तो एक तरह से जो है ना वो आपका नम्स का सिलेबस भी होता है। तो आप कोशिश करें कि गूगल पे जाएं, सर्च करें नम्स का नम्स टेस्ट सिलेबस, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में देखने के ये चीजें जो है ना वो हमारे पास हैं चैप्टर के अंदर, और ये चीजें हमारे पास एक्सक्लूडेड हैं, तो जो चीज इंक्लूडेड हो उनको कर लें, जो चीज ना हो उनको बेसिकली साइड पर कर दें, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस जो है ना वो काफी ज्यादा होता है, तो अगर आप अन इम्पोर्टेंट चीजों पे और जो ऐसी चीजों पे भी टाइम वेस्ट करेंगे जो है ना हम कह सकते हैं कि सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर उसके से आपके जो है ना एक तरह से एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो कोशिश करेंगे सिर्फ सिलेबस के हद तक ही रहें और सिलेबस से ज्यादा बाहर न जाएं। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट रिक्वायर्ड। देखें, हमारे पास जो एएमसी का टेस्ट होता है ना, एएमसी के टेस्ट में जो है ना वो इस तरह से चीजें पैरामीटर चेक किए जाते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपकी फिजिकल टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस टेस्ट होता है, जो हमारा एएमसी का टेस्ट होता है। लेकिन आपका जो नम्स का टेस्ट होता है ना, वो नम्स का टेस्ट इस बेसिस पे नहीं होता, वो होता है आपका रिटन टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू। उसके में मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये चीजें जो है ना वो इतना ज्यादा काउंट होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जी, टेस्ट इन्हीं चैप्टर में से बनता है जो सिलेबस में शामिल हैं, प्लीज गाइड करते हैं। देखें, बाजू का जो है ना वो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके टॉपिक, जो आपका पीएमडीसी का टॉपिक होता है ना उसके अंदर प्रेस्क्राइब नहीं थे, लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि उसका थोड़ा सा लिंक जो है ना वो अगले टॉपिक से मिलता होता है, तो उस लिंक के मिलने की वजह से जो है ना वो एक आध एमसीक्यू आपको हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड टॉपिक से हट के दे दिया जा सकता है। यूं नहीं होता कि मतलब आ जाएगा या बिल्कुल 100% कंफर्मेशन नहीं है, बाजू का ऐसा होता है कि वो ये दे देते हैं। और उसके लिए जो है ना वो ये तरीका होता है कि आप एक दफा जो है ना वो अ, अपने टीचर से जो है ना वो एक रिक्वेस्ट कर दें कि सर मुझे जो है ना वो अपने सिलेबस, जो पीएमडीसी का सिलेबस है ना उसमें जो है ना वो जो टॉपिक्स करने हैं प्लस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो निशान लगवाते हैं, ताकि मैं जो है ना वो वही टॉपिक्स ही करूँ और मेरा टाइम सेव हो जाए। तो कोशिश करें कि आप जो है ना वो अपने टीचर से, जो आपके केमिस्ट्री वाले टीचर हों उनसे केमिस्ट्री वाले जो है ना वो मार्किंग लगवा लें कि ये वाली चीजें करनी है, ये वाली चीज नहीं करनी, जो नहीं करनी है उनको क्रॉस कर दें बिल्कुल, और इस तरह से जो है ना वो मैनेज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि गर्ल्स से रनिंग का टेस्ट भी होता है क्या सर जी? देखें, नम्स के लिए जो है ना वो इस तरह के टेस्ट जो है ना वो मुश्किल होते हैं, मतलब मेरे नहीं ख्याल के करवाए जाएं। लेकिन आपका जो एएमसी वाला जो टेस्ट होता है ना, देखिए एक हमारे पास होता है नम्स का टेस्ट, एक होता है एएमसी का टेस्ट, एक होता है हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट। तो नम्स का टेस्ट जो है ना वो इस तरह के हमारे पास वो नहीं होते, मतलब जब मैंने दिया था तो बिल्कुल भी मतलब ना फिजिकल टेस्ट होते हैं ना हमारे पास हेल्थ जो भी है कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। और अगर आप एएमसी में देंगे ना तो एएमसी में ये चीज़ होती है कि आपसे जो है ना वो फिटनेस टेस्ट कराए जा सकते हैं, लेकिन जो है ना वो गर्ल्स से इस तरह की चीजें नहीं करवाई जाती। उनसे जो है ना वो उनका कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि आपकी जो है ना वो कोई मसला तो नहीं है, आपका एक्सरे लिए जा सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। गर्ल्स को इस तरह की चीजें फेस नहीं करनी पड़ती। अलबत्ता बॉयज के लिए जो है ना वो एएमसी के टेस्ट में उनसे पुशअप्स, उनसे पुलअप्स और रेस वगैरह कराई जा सकती है, और इसके अलावा और भी काफी किस्म के मेडिकल टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गर्ल्स से जो है ना वो इस तरह से रेस वगैरह या पुशअप वगैरह करवाए जाएं, क्योंकि वो इस तरह से
इतना फिजिकली कंपेटेबल नहीं होते उनके लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर मैंने अभी तक रिवीजन नहीं की और फिजिक्स के मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते मुझसे। ओके, देखिए अगर अगर अभी तक रिवीजन नहीं की तो उसका सोल्यूशन ये है कि जल्द ही जो है ना वो उसको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी जल्दी जो है ना वो आप अपनी फर्स्ट रिवीजन खत्म करेंगे ना, उतनी जल्दी जो है ना वो आपकी नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगी। और जो नेक्स्ट रिवीजन होती है ना, हमेशा याद रखें उसमें करने का ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें आने लग जाती हैं कि हाँ ये वाली चीज मैंने पढ़ी थी, ये चीज मुझे आ रही है। तो फिर जब चीजें आने लग जाती है ना, फिर आपका जो है ना वो रिदम और आपकी जो है ना वो एक ऐसे कह सकते हैं एफिशिएंसी बनी रहती है। टॉपिक के साथ आपका दिल लगा रहता है कि ये चीज तो मुझे आ रही है, अब ठीक है मेरा बेटा कई कई घंटे जो है ना वो आप आराम से पढ़ते जाएंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है ना वो एक तरह से खुदा ना खासा ऐसा हो सकता है कि पिछली रिवीजन आपने कर ली है और अगली रिवीजन पे जब आप जा रहे हैं और आपको ऐसा लगे फील के ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी इस टॉपिक को कभी देखा भी नहीं है। तो इस तरह की कर लें कि पहली जो रिवीजन होती है ना हमारी, हमेशा कोशिश क्या करें कि उसको इतना अच्छा करें कि जो नेक्स्ट हमारी आने वाली रिवीजन हो उसके लिए टाइम जो है ना वो कम लगे। अगर पहले आपने एक चैप्टर 5 घंटों में किया था, कोशिश करें कि रिवाइज के टाइम में उसको 3 घंटे लगे, ताकि 2 घंटे आपके सेव हों। वो 2 घंटे आप नेक्स्ट चैप्टर पे जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है ना वो करना होता है। दूसरे नंबर पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए दोबारा भी बता देता हूँ कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आपके इतना डिफिकल्ट नहीं आएंगे। खासतौर पे नम्स में तो जो है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं आते। आप पास पेपर उठा के देख लें, आपको जो है ना वो एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं लगेगा जो आप कहेंगे मेरे से ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो नम्स में जो है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ जी, एक और बात मैंने नम्स के बारे से बतानी थी कि जो आपने प्रैक्टिस करनी है ना नम्स के लिए, नम्स के लिए प्रैक्टिस ओनली नम्स के पिछले 5 या 6 साल के जो पास पेपर्स है ना, सिर्फ वही करके जाने हैं आपने। और आपको जो है ना वो मेरे नहीं ख्याल के बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्म्स के टेस्टों में जो है ना वो बाज़ बात इस तरह होता है कि पिछले साल के क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हुए होते हैं। एमडी कैट के जो है ना वो पेपर्स में भी बाजों का देखा गया है कि पिछले जो ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो लाजमी एक ना एक रिपीट होते हैं। लाजमी होता है कि वही वाले स्टेटमेंट उठा के दे दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि पिछले 5 6 साल के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आप सॉरी पिछले 5 6 साल के जो पेपर्स हैं ना वो लाजमी सॉल्व करके जाएं, ताकि आपको एक तरह से आइडिया भी हो जाए। और मजे की बात यह है कि जब हमने जो है ना वो नम से पहले 2023 में हमने नम दिया था, तो हमने जब 2022 का जब पेपर सॉल्व किया था ना, तो वो इतना हमें आसान लगा था। तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफी बूस्टअप हुआ था। तो एक दफा जो है ना आप पिछले जब पास पेपर्स करके जाएंगे ना, पास पेपर इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। आपके जो जैसे टॉप ग्रेड टेस्ट होते हैं वो एज कम्पेयर टू पास पेपर आपसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो जब आप एक दफा इंशाल्लाह जब कंप्लीट पेपर कर लेंगे ना, तो कंप्लीट पेपर करने के बाद जो है ना वो आपको फील होगा कि मेरी तैयारी जो है ना वो अच्छी है। तो ये एक तरीका होता है। आप प्रैक्टिस के लिए नम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 6 साल के पास पेपर्स ही करके जाएं। जहां तक बात है मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखें उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, आपको कैलकुलेशन उतनी आती रहेगी। अब देखें मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने फाइनल एग्जाम के अंदर मार भी खाई थी इस वजह से। वन ऑफ द रीजन कि मेरा पहले साल एडमिशन नहीं हो पाया था कि कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि मैं जो है ना वो दरमियान में पेपर के दौरान जो है ना वो डंडी मार देता था कि मोबाइल मेरे हाथ में होता था, और मोबाइल से जो है ना वो कैलकुलेटर निकाल के मैं सॉल्व कर लेता था। तो इस वजह से जो है ना वो मुझे एंड में जो है ना वो काफ़ी मसला उठाना पड़ रहा है कि मेरा एडमिशन ही ना होता। तो आप भी कोशिश क्या करें कि जो है ना वो अभी से ही स्टार्ट कर दें कि कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ ना करें। और जो भी क्वेश्चन जो है ना वो जैसा भी हो, जितना भी मुश्किल उसकी कैलकुलेशन हो ना, कोशिश क्या करें कि उसको जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश क्या करें, ताकि जो है ना वो आपका फाइनल एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन गलत ना हो। अभी आपके जो क्वेश्चंस टॉप ग्रेड के ऊपर या किसी भी फिजिकल एकेडमी की बुक की जो प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हैं, अगर वो गलत हो रहे हैं तो इट डजेंट मैटर। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अभी कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है। ये चीजें जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल टेस्ट की प्रेपरेशन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन फाइनल टेस्ट के दिन जो है ना वो एक अलग दिन है। आपके 3 4 मंथ की प्रेपरेशन और जो फाइनल डे का टेस्ट होता है ना वो एक अलग डोमेन्स है। तो कोशिश करें कि जो है ना वो आप इन्हीं दिनों के अंदर ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते रहें। बार बार प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको एक डिफरेंट रूट्स नजर आएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक दफा जो है ना आपने एक डेसिमल पॉइंट वाला जो है ना क्वेश्चन सॉल्व किया था, और वो आपको इस रूट से जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन आप 2 मिनट आपने सोचा कि ये वाले रूट से अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं एक अलग पाथ निकालता हूँ, उससे सॉल्व हो जाएगा। फिर जो है ना वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो वो जो है ना चीज आपके जहन में बैठ जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर इस तरह की वैल्यू दोबारा आ जाती है ना, तो मैं इंशाल्लाह इसको इसी मेथड से ही सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से जो है ना वो आपके पास जहन आपके जहन के अंदर जो है ना वो नए से नए मेथड जो है ना वो डेवलप होते रहते हैं खुद ब खुद। चीजें जो है ना वो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके
प्रैक्टिस करने के दौरान दौरान ही आपको पता चलता जाएगा कि इस तरह के प्रैक्टिस को क्वेश्चंस इस तरह से ही सॉल्व करने होते हैं। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताते हैं जो फेडरल के लिए करने हैं बायोलॉजी के। देखें हमारे पास जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जैसा कि आपका नम्स का एक टेस्ट है, एक कंपेटिटिव एग्जाम है। कंपेटिटिव एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है और अनइम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। सारी की सारी चीजें से जो है ना वो पास पेपर से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप किसी भी चैप्टर को उठा लें, किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक से उठा लें, आप देख लें कि उसका पास पेपर से लाजमी लिंक होगा। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये टॉपिक जो है ना वो आप बिल्कुल ना करें, ये टॉपिक कभी आया ही नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट की बात ये होती है कि हम भी अपने सर से पूछते थे कि सर अब एग्जाम करीब आ गया, हमें प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो निशान लगवा दें। लेकिन वो कहते थे कि अब मैं मिसाल के तौर पर आपको निशान लगवा देता हूँ, और इसमें से जो है ना एमसीक्यू नहीं आते, तो फिर आप जो है ना वो फिर एग्जाम के बाद मुझे ही पकड़ोगे कि सर आपने निशान लगवाए थे, और हम जो है ना वो इस तरह से हमारा एमसीक्यू मिस हो गया। तो हम इस तरह की चीजें एमडी कैड पे नहीं करवाते कि आपसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निशान लगवा दें। हाँ अलबत्ता एफएससी में ये चीज पॉसिबल होती थी कि आपके पास जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक निशान लगवा दिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक चॉइस होती है कि चॉइस के अंदर आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 आप छोड़ सकते हैं। तो छोड़ने की वजह से जो है ना हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लगवाया करते हैं। लेकिन एमडी कैड ऐसा नहीं है। आपको अगर 150 एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है ना, तो आपको 150 के 150 सेट सॉरी सही करने की जरूरत पड़ेगी। और 150 सही करने की कोशिश में जो है ना वो आप आपका अगर आप जो है ना वो देखें, एक स्टूडेंट है उसका माइंड सेट ये है कि जो है ना वो मैंने 150 में से 145 मार्क्स लेने हैं। तो याद रखें जितना माइंड सेट आपका होता है ना, उसमें से 3-4 नंबर हमेशा कम आते हैं रिजल्ट के अंदर। ये मैंने खुद जो है ना वो चीज़ नोटिस की है कि अगर आप जो है ना वो अपना माइंड सेट पेपर के लिए हाई रखते हैं, तो तकरीबन 3-4 नंबरों का ही ज्यादा फर्क होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं आता। तो आप कोशिश करें कि अपना माइंड सेट जो है ना वो तकरीबन हाई मार्क्स से रखा करें, उससे जो है ना वो 2-3 मार्क्स जो है ना आपके फाइनल में कम आएंगे। और माइंड सेट जो है ना वो हाई नंबर्स का रखने का ये फायदा होता है कि आपकी प्रेपरेशन उस लेवल की होती है। मतलब आपको पता है कि मैंने 150 में से जो है ना वो 140 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आपको पता है कि मैंने एफर्ट किस लेवल की करनी है। तो आपकी लेफ्ट जो एफर्ट है ना उसकी शेप इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आपका जो है ना वो गोल कितना बड़ा है। तो कोशिश क्या करें कि अपना गोल जो है ना वो उसी हवाले से ही सेट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर जी 2 मंथ्स में प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है नम्स की? जी बिल्कुल, 2 मंथ्स जो है ना वो आपके लिए काफी इनफ होंगे। जिसका कि मैंने बताया था कि 2023 के अंदर हम एमडी कैट दे रहे थे, और एमडी कैट के जो ड्यूरेशन था वो था 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अंदर जो है ना वो हमें आराम से भी सॉरी नाम्स भी देना था और एमडी कैट का टेस्ट भी देना था। यानी कि जिस तरह कि हमारा एमडी कैट का टेस्ट था तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 सितंबर को हमारा एमडी कैट का टेस्ट था, और 3 सितंबर को हमारा नम्स का टेस्ट था। तो हमें तकरीबन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स जो है ना वो 2 टेस्ट देने थे। आपको ये आसानी है कि आपके जो है ना वो इंशाल्लाह नम्स का जब टेस्ट होना है उसके थोड़े काफी ड्यूरेशन के बाद आपका एमडी कैट का टेस्ट है, तो एक तरह से नम्स आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह वो जब अच्छा चला जाएगा तो आपके पास जो है ना वो एमडी कैट के टेस्ट को करने की जो है ना वो एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जहां तक बात की 2 मंथ्स जो है ना वो काफी होते हैं मेरे हिसाब से। देखें एमडी कैट की कंप्लीट प्रेपरेशन करने के लिए ना आपको बुक्स 2 से 3 दफा जो है ना वो अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत रहती है। देखिए अब आपको एक टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोशन, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोशन अच्छी तरह समझ आ गया है, तो फिर जो है ना वो आपको समझें कि वो टॉपिक आपका क्लियर है। तो एमटी कैट की प्रिपरेशन के लिए आपको चीजें एक दफा भी बिल्कुल अच्छी तरह आती है ना, तो आपका पेपर जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। तो अगर बेशक आप रिवीजन ज्यादा ना भी कर सके ना, एक दफा भी आप करते जाएं, एक दफा करते हुए आपका हर कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो फिर कोई टेंशन नहीं होती इसमें। और बाकी बात ये कि 2 मंथ जो है ना वो आप अगर जोर लगा लेना तो इंशाल्लाह काफी अच्छे रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर अभी तक कितने स्टूडेंट्स पास करते हैं, मतलब परसेंटेज? आप नाम्स के टेस्ट की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, अगर नाम्स के टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताता चलूँ कि नाम्स के टेस्ट में जो है ना वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, कि जहां तक अगर बात है पास करने की या उस करने की, तो पेपर ना वो इस इंटेंसिटी का बनाया जाता है कि जो स्टूडेंट है ना वो अगर उनसे अच्छी तैयारी नहीं हो पाए तो वो कम से कम पास जरूर कर लें। तो पास का जो तरीका है ना, पास बंदा आंखें बंद करके भी हो जाता है, यूं मसला नहीं होता। पास करना ज्यादा मसला नहीं है, ज्यादा मसला है आपके लिए जो है ना वो 140 प्लस मार्क्स स्कोर करना। ये चीज ना सोचें कि पास या फेल या इस तरह की चीजें ना सोचें। आप सोचें कि हमने जो है ना वो एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने की कोशिश करें ताकि आपका माइंड उस लेवल पे हो, और फिर जो है ना वो आपकी एफर्ट भी उस लेवल की होगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर पेइंग कैडेट्स का बता दें, थोड़ा उनके मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, सिर्फ नम्स वाले ही होता है बस? देखिए पेइंग कैडेट्स का जो टेस्ट होता है वो हमारे पास एएमसी का टेस्ट होता है, और नम्स का टेस्ट जो है ना वो भी जो है ना वो देखिए हमारे पास जो पेइंग कैडेट का टेस्ट है ना वो है एएमसी का, और एएमसी के टेस्ट में जो है ना वो आपको नम्स का टेस्ट भी साथ देना पड़ता है। ये दो आपके लिए म्यूचुअल है। आपने अगर एएमसी का टेस्ट दिया और नम्स का टेस्ट ना दिया तो वो जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। आपके पास 2 रूट्स होते हैं, एक होता है या तो आप सिर्फ और सिर्फ नम्स का टेस्ट दें और एएमसी में चले जाएं, नंबर 1। नंबर 2 पे ये होता है कि आपके पास एक रूट ये होता है कि आप एएमसी का टेस्ट भी दें, उनके सारे मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जितने भी हैं वो सारे क्लियर करें। वो क्लियर करने के बाद जो है ना वो आपको इंटरव्यू के बुलाएंगे, इंटरव्यू क्लियर करें, फिर जो है ना वो आपको नम्स भी क्लियर करने पड़ेगा।
तो ये होता है आपके पास टू डिफरेंट रूट्स। एक होता है डायरेक्टली थ्रू नम्स, नाम से डायरेक्टली जो है ना वो आप एएमसी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। नंबर टू को जो है ना वो आप एएमसी के टेस्ट से भी आप एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये टू रूट्स होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होता है कि सर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं, मेरे कजन ने बताया कि फुल बुक्स को कवर करो। ओके ओके ओके। अब आपके कजन ने जैसे कहा कि ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस इतने थोड़े आते हैं कि आपको जो है ना वो, देखिए आपने मिसाल के तौर पर एक चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने जो है ना वो कर लिया, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम के अंदर जो है ना वो उस चैप्टर के अंदर से एक्स्ट्रा चीजों में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो फिर जो है ना वो एक तरह से आपके एफर्ट वेस्ट ही है। तो आपके पास 97% एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो आपके विद इन द सिलेबस ही होते हैं। 3% एमसीक्यूज के जो है ना वो अगर आप सिलेबस को इतना ज्यादा खींच लेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपका अपना ही नुकसान है। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप पीएमडीसी ने जो है ना वो सिलेबस 100% रिड्यूस करके जो है ना वो 70% पे रख दिया है, वो 70% कॉल आ रही उन्होंने है सर आपको की। उन्होंने दिया है, लेकिन आपने जो 10 मिनट। एक्स्ट्रा 30% है वो उन्होंने आपको इस तरह से रिड्यूस कर दिया। तो आप जब 100% के लिए जाएंगे ना, तो आपका जो है ना वो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट होगा और एक तरह से एफर्ट आपकी ज्यादा लगेगी। हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि कौन सी आपके बात है लिए भाभी easy, सुनाएंगी मैं पूरी की पूरी बुक जो है ना वो इजिली कर पा रहे हैं। देखिए अगर आपके कजन ने इस तरह कहा है ना कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन होते हैं ना वो उसी चैप्टर के रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपका एक चैप्टर था अल्कली मेटल्स वाला, तो अल्कली मेटल्स में से अगर वो आपसे कह सकते हैं कि वो सिलेबस से आउट चला भी गया, लेकिन वो चैप्टर अल्कली मेटल के अंदर ही रहेगा, उस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। तो आपने अगर मिसाल के तौर पर सारे चैप्टर्स की स्टडी करनी है, तो ऐसा कर लें कि जो चैप्टर्स जो है ना वो मेंशन्ड है पीएमडीसी के सिलेबस में, आप उन्हीं चैप्टर को जो है ना वो कंप्लीट कंप्लीट कर लें। इतना जो है ना वो आप के लिए नॉर्मल रहेगा। उससे ज्यादा जो है ना जो चैप्टर बिल्कुल मेंशन ही नहीं है उसको करने की क्या जरूरत है आपको। तो अगर उन्होंने मतलब इस तरह से आपको कहा है, वैसे तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो है ना वो आपको सिलेबस से हटकर नहीं जाना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो मेरा क्या होगा, तो आप ये कर लें कि जो है ना वो जो चैप्टर पीएमडीसी में जो है ना वो अनाउंस्ड है, अ, आपके पास कह सकते हैं कि जिस तरह बायो एनर्जी का चैप्टर जो है ना वो आपके पास अनाउंस्ड है, तो बायो एनर्जी के चैप्टर को जो है ना वो कंप्लीट ही कर लें। तो ये एक तरीका होता है। बाकी जो चैप्टर जो है ना वो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है ना वो एक तरह से सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर आप अगर उसको करेंगे तो फिर ये आपका ही नुकसान है। तो कोशिश करेंगे जो चैप्टर अनाउंस्ड हैं अगर उनको आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चैप्टर्स बिल्कुल भी जो है ना वो उनका सिलेबस के अंदर नामो निशान भी नहीं है, तो उनको बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले जो चैप्टर्स किया था, अब न्यू सिलेबस में और चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, तो क्या मैं वो चैप्टर्स फेडरल बुक से करूं? हाँ जी। अगर आप बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप जरूर जो है ना वो फेडरल से भी वो चैप्टर्स पढ़ लें। और फेडरल से पढ़ने का ये तरीका होता है कि आपको जो है ना वो जो टॉपिक जो है ना वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर था, वही जो है ना वही सेम हेडिंग आप जो है ना ढूंढें अपनी फेडरल बुक के अंदर, अपने टॉपिक पढ़ें साथ फेडरल टॉपिक पढ़ें। फेडरल के टॉपिक से कंपैरिजन करें कि हमारी जो बुक है उसके अंदर ये बात मिसिंग है, फिर जो चीज़ मिसिंग हो वो फेडरल से उठा के जो है ना वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐड कर लें। इस तरह से जो है ना वो दोनों बुक्स को कंपेयर भी हो जाएगा। और आपको जो है ना वो फेडरल तकरीबन एक दफा ही पढ़ने की जरूरत होगी। नेक्स्ट टाइम जब आपकी रिवीजन होगी इंशाल्लाह, जो आपका आपकी प्रोविंस का जो से जो टॉपिक था ना उसके साथ ही जो है ना वो आपका फेडरल का मवाद भी लिखा होगा, तो आपकी जो है ना वो दो बुक्स एक साथ कवर हो जाएंगी। तो ये तरीका होता है कि फेडरल की बुक्स को पढ़ने का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर मैंने एक दिन में एफएलपी कैसे दूं, मैंने रिवीजन नहीं की और एक दिन में बुक्स, अगर आपने जो है ना वो रिवीजन कंप्लीट नहीं की तो आपको जो है ना वो एफएलपी देने की जरूरत नहीं है, जब तक जो है ना वो आपको आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप मेरी एग्जाम लेवल की तैयारी हो चुकी है। एफएलपी क्या है? एफएलपी जो है ना वो एक तरह से आपका, हम कह सकते हैं कि फाइनल एग्जाम टाइप जो है ना वो एक पेपर होता है। तो फाइनल एग्जाम टाइप पेपर जो है ना वो उस टाइम सॉल्व किया जा सकता है जब आपकी तैयारी जो है ना वो फाइनल एग्जाम टाइप हो। तो जब तक आपकी जो है ना वो रिवीजन उस लेवल की नहीं हो जाती ना कि आपको लगे कि मैं जो है ना वो अब सारी किताबें क्लोज करके सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ, तो उस टाइम तक जो है ना वो आप एफएलपी सॉल्व ना करें। जब आपको लगे कि मेरी प्रिपरेशन अब अच्छी हो चुकी है, अब मैं जो है ना वो आराम से एफएलपी सॉल्व कर सकता हूँ, तो उस टाइम जो है ना वो आप जरूर कर लें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर नम्स के पास पेपर की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? देखिए नम्स के पास पेपर के प्रैक्टिस जो है ना वो आप साथ साथ ही करते हैं, या आप ये कर लें कि जब आपका नेक्स्ट सॉरी लास्ट मंथ स्टार्ट हो ना, तो लास्ट मंथ के स्टार्ट में जो है ना वो आप कोशिश करें कि अपनी जो लास्ट रिवीजन है ना, लास्ट रिवीजन से पहले आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना वो आप अपनी लास्ट रिवीजन कर लें, तो एक तरीका होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर नम्स के मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर ना नहीं डिफिकल्ट होते बट नॉर्मल जो टॉप ग्रेड पर टेस्ट होते हैं उनमें मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है सर, इंग्लिश का 90% सिलेबस रहता है। देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन जो टॉप ग्रेड में थे वो यूजुअली काफी डिफिकल्ट हुआ करते थे। और देखें
आपसे जो है ना वो डिफिकल्ट प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको जो है ना वो एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी ना हो। तो अभी जो है ना वो अगर मिसाल के तौर पर आपको 2 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये मसला नहीं है। 2 मिनट जो है ना वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते जो है ना वो 1 मिनट से भी पहले तक आ जाएंगे। जितनी ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप देखिए आपके पास जो है ना वो तकरीबन 2.5 मंथ पड़े हैं आपके एमडी कैट के टेस्ट के लिए, और नम्स के टेस्ट के लिए तकरीबन 1 या 1.5 मंथ आपके पास पड़ा है। तो जो है ना वो आपके पास एफिशिएंट टाइम है, आप डेली जो है ना वो 5 से 10 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर लिया करें जो आपके प्रैक्टिस रिलेटेड हो, तो वो थोड़ी सी टिपिकल प्रैक्टिस कर लिया करें। जिस दिन आपका फिजिक्स का जो है ना वो प्रैक्टिस डे हो, उस दिन जो है ना वो आप ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से जो है ना वो जितना अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा है। प्रेपरेशन कर रहा था ना, तो मैंने ये कोशिश की थी कि इंग्लिश को मैं डेली पढ़ता था। इंग्लिश की जो वोकेबलरी होती थी ना हमारे 25 वर्ड्स जो है ना वो तकरीबन मैं डेली करता था। उसके अलावा जो है ना वो इंग्लिश का हमारी एक फिजिकल बुक एकेडमी की बुक थी, तो तकरीबन उसके अंदर तकरीबन 20 चैप्टर थे, तो मैं जो है ना 20 चैप्टर में से 2 चैप्टर जो है ना वो डेली पढ़ता था। तो इस तरह से जो है ना वो आप एक हैबिट बना लें कि इंग्लिश को अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हर दूसरे दिन जो है ना वो जरूर टाइम दिया करें, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो बेशक उसके एमसीक्यूज कम है, 9 एमसीक्यूज हैं, लेकिन एक तरह से आपके 9 एमसीक्यूज एक तरह से डिसाइडिंग एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी सब्जेक्ट को माइनर लें, उसकी सॉरी माइनर ना लें, उनकी जो है ना वो प्रिपरेशन अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मेथड बता दें। देखिए टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मेथड सेम ही होता है जैसे आप नॉर्मल वे में टॉप ग्रेड के टेस्ट के जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक सजेशन आपको ये दे देता हूँ कि आपने जो है ना वो नम्स के टेस्ट के से पहले आपने जो है ना वो एक किसी भी फिजिकल एकेडमी से जो है ना वो एक फिजिकल टेस्ट हार्ड फॉर्म में जो है ना वो आपने एक टेस्ट, जिस तरह के हमारे पास पेपर फॉर्म में जिस तरह आप पहले एग्जाम देते रह गए हैं, पेपर फॉर्म के अंदर आप जो है ना वो एक टेस्ट मंगवा लें। फिर उसके साथ उसकी की सॉरी जहाँ पे आपने आंसर मार्क करने हैं वो वाली शीट भी मंगवा लें। फिर आप जो है ना वो एक तरह से, अच्छा हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो एग्जाम के अंदर इस वजह से मार खाते हैं क्योंकि वो उनकी बबल फीलिंग जो है ना वो सही नहीं हो पाती। तो आपने कोशिश करनी है कि जो है ना वो एक बबल फीलिंग वाला जो पेज होता है ना वो लाजमी ले लेते हैं। और जो एमसीक्यूज की फीलिंग होती है ना वो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से करनी होती है, आपका सर्कल थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और कोशिश ये करनी होगी जो आपकी बॉल पॉइंट होती है ना, आपकी बॉल पॉइंट जो है ना वो थोड़ी सी बारीक पिन वाली होती है, जो आपकी 0.9 mm वाली होती है ना, तकरीबन वो काफी बारीक होती है। तो कोशिश करें कि अच्छी वाली बॉल पॉइंट इस्तेमाल किया करें। और एग्जाम से पहले जो है ना वो आप कोशिश करें 2 से 3 बॉल पॉइंट जो है ना वो आप थोड़ी सी यूज कर लें, ताकि जो एग्जाम वाले दिन हो ना आपको वो बॉल पॉइंट इस्तेमाल करनी पड़े जो आपने पहले यूज की हुई हो। उससे ये होता है कि आपसे जो है ना वो एक तरह से सर्कल अच्छी तरह मार्क होता है, और इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपसे जो है ना वो शीट के ऊपर इंक इस तरह से फैल जाए और सर्कल जो है ना वो आपसे सही से मार्क ना हो पाए। तो कोशिश करनी है कि एग्जाम से पहले जो है ना वो एक हार्ड फॉर्म के अंदर एक पेपर जो है ना वो आपने किसी भी एकेडमी से मंगवा लेना है। वो आपको जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे थोड़े से, या आपको किसी जानने वाले हो ना तो उससे जो है ना वो मंगवा लें। फिर जो है ना वो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि बबल शीट हम कह सकते हैं वो भी मंगवा लें, ताकि आपकी जो है ना वो बबल शीट की प्रैक्टिस भी हो सके। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो आज का सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। आपके जो क्वेश्चंस बचते हैं वो इंशाल्लाह जो है ना वो हम कल सेशन करेंगे। तो कल जो है ना वो सेशन, कल के सेशन के टॉपिक के साथ ही जो है ना वो इंशाल्लाह मैं जो आपके नाम्स के बाकी क्वेश्चन है ना वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए जो है ना वो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।